नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता की आवाज जनता के साथ। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती है। और आज एक बार फिर से दिल्ली से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है, क्योंकि आतिशी जी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। उधर जेल से बाहर आते ही संजय सिंह ने जो शर्तें थी, जो कोर्ट की ओर से शर्तें लगाई गई थी, उनको तोड़ दिया है। इधर मनीष सिसोदिया भी इमोशनल चिट्ठी जारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अब भी सलाखों के पीछे है। पूरी की पूरी दिल्ली सरकार की वजह से दिल्ली की सियासत चरम पर पहुंची हुई है। देखना ये होगा कि आखिर परिणाम इसका क्या निकलता है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल इस तरफ हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गया है। आतिशी इसी तरह की आतिशबाजी करती रहती है, इसी तरह का बयान देती रहती है। धोखेबाजी, जालसाजी, रिश्वतखोरी के केस में जमानत पर छूटे हैं और बाकी जेल में हैं। पहले तो माफ़ी मांगे पूरे देश से कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के दाएं शहीद भगत सिंह की फ़ोटो और बाएं बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगा के पूरे देश का अपमान कर रही है। उसकी चिंता नहीं है। जो शिकायत करना है चुनाव आयोग से करें, राजनीतिक दल हैं, शिकायत करने को स्वतंत्र हैं। जवाब हम भी देंगे। उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाया, हमने उनको चेतावनी दी, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, हमने कंप्लेन किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब इलेक्शन आयोग ने उनको नोटिस दिया है। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं विमल सिंह, कुलदीप यादव, संजीव कौशिक जी, स्वागत है आपका। सर्वेश पाठक जी, डॉक्टर संदेश यादव मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ अनिल गर्ग जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। संजीव जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। संजीव जी, कई सारे मुद्दे हैं यूं तो, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि आतिशी जी ने 2 से 3 दिन पहले एक आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी चाहती है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ले, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं दिया है इस बात का। आतिशी ने इसी तरह से कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा था, उनके दरवाजे पर भी पहुंच गए थे क्राइम ब्रांच वाले और 6 घंटे तक तमाशा नौटंकी करते रहे। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब किसी को कहते हैं कि ये आरोपी 70 करोड़ का भ्रष्टाचारी, तो कम से कम वहाँ भी एक बार क्राइम ब्रांच को पहुँचना चाहिए, वहाँ भी एक बार जाके उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। खास करके इलेक्शन के समय केवल और केवल एक ही एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि आपकी जुबान बंद कर दी जाए, आप कुछ बोल नहीं पाए। कौन नहीं जानता है यहाँ पे? आप बताइए कि 10 सालों में मेरे पास जितने रिकॉर्ड है, मैं बताऊँ कि देश में कितने ऐसे सरकार थे स्टेट के जो गिरे और भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया। और आपके पास यदि कोई आंकड़ा हो या यहाँ जितने लोग खड़े हैं यदि कोई आंकड़ा हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, टूट गई, गिर गई और विपक्षी पार्टियों ने बना लिया। कौन नहीं जानता है कि खरीद फरोख्त का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जुबान नहीं खोलना है आपको। जुबान खोलेंगे खामोश कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। जी ठीक है संजीव जी, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाती है बीजेपी, खरीद फरोख्त करती है बीजेपी, लेकिन इस बार जो आतिशी जी की ओर से महत्वपूर्ण आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनका कुछ तो सबूत होगा। क्योंकि पहले बीजेपी ने नोटिस भेजा था, कल मैं यही सवाल पूछती रही और आज चुनाव आयोग की ओर से भी उनको नोटिस भेज करके यही सवाल पूछा गया। सबूत क्या है? सबूत दीजिए। आज 2019 के इलेक्शन में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने इलेक्शन कमीशन के जो नियम कानून होते हैं उसका उल्लंघन किया। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया, जाके उनके यहाँ कंप्लेन दर्ज कराई, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन एक बार सत्ता पक्ष वाले लोगों को कभी आरोप लगाते हुए देखिए, फिर देखिए कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन की दांतें तीखी होती है और विपक्षी पार्टियों को पकड़ती है। ये दोहरा मानदंड है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन सबूत ना देना तो क्या समझा जाए कि आतिशी जी झूठ बोल रही हैं? देखिए, जब कानूनी मसला होता है तो उसका कानूनी तरीके से ही उसका जवाब दिया जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कानूनी नोटिस दी गई हो या इलेक्शन कमीशन के। बस कागजी कार्रवाई होगी तो कागजी जवाब दिए जाएंगे, बस दैट्स ऑल। ठीक है सर्वेश जी,
इधर संजय सिंह की बात कर लेते हैं। कोर्ट की ओर से कुछ शर्तें दी गई थी, उन शर्तों को अब पालन करना था बाहर जाने के बाद से, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। संजय सिंह बाहर आते हैं जेल से और इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे फिर से शुरू। और एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से उनका विरोध शुरू हो गया है, सवाल उठ रहे हैं, शर्तें तोड़ दी गई। यही कहते हैं ना कि देखिए कोर्ट ने ये शर्तें रखी थी कि आप बाहर जाके ना तो इस केस के मुद्दे पे कुछ बोलोगे, आप चुनावी रैली में जा सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन ये केस के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन ये लोग ना सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं, ना हाई कोर्ट, ना लोअर कोर्ट को कुछ समझते हैं। अगर जमानत मिल गई थी तो बहुत बल्ले बल्ले, जमानत नहीं मिल रही है तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और अगर वही कोर्ट आपको कुछ निर्देश देता है तो आपको उसको पालन नहीं करना है। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई संजीव जी कह रहे थे, भैया ये आज से तो नहीं है। अतिशी बार बार कहती है कि हमें कॉल आया, भैया कॉल आया तो आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी हो, आप पूरे सबूत जनता के सामने रख दो ना कि भैया फलाने नंबर से फलाने आदमी ने इतने बज के इतने मिनट में हमें कॉल किया था, या मैं यहाँ पे गई थी तो इस आदमी ने मुझे अप्रोच किया था। तो ये पता तो चलना चाहिए ना कि बीजेपी जो अगर खरीद फरोख्त में लिप्त है तो आखिर वो कौन सा बंदा है जो ये काम कर रहा है। देश को भी पता हो, हमारे माननीय उच्च न्यायालय को भी पता हो, तब तो उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्यों नहीं करते हैं ये लोग उजागर? इनके मन में कहीं ना कहीं डर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये झूठ की फैक्ट्री है। अगर कुछ इसमें सच्चाई होती तो पता चल गया होता। दूसरी बात, संजय सिंह अभी जमानत मिली है आपको, जमानत पे बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, पी चिदम्बरम है। आपको कहीं इस केस से बरी नहीं कर दिया गया है कि आप इस केस से मुक्त हो गए हो। आप पे जो आरोप लगा था उस आरोप से आप मुक्त हो गए हो। आपको अभी भी ईडी जब चाहेगी कोर्ट में, जब जरूरत पड़ेगी, न्यायालय को बोल के आपकी जमानत रद्द करवा सकती है, जैसे कि सतेंद्र जैन के केस में हुआ। तो इसलिए जो आपको गाइडलाइंस दी गई है, आप उसी को, न्यायालय की प्रक्रिया से आए हैं बेल लेके, तो कम से कम उनका मान और सम्मान करना सीखिए। ठीक है, मनीष सिसोदिया जी के बारे में बात कर लेते हैं। मनीष जी इमोशनल चिट्ठी जारी कर रहे हैं, क्या ये समझा जाए अनिल गर्ग जी कि आम आदमी पार्टी के नेता जनता को इमोशनल किए बगैर रह नहीं सकते हैं? कभी केजरीवाल जी इमोशनल करते हैं चिट्ठियों के जरिए, कभी उनकी पत्नी जी आकर के इमोशनल करने की कोशिश करती हैं, कभी संजय सिंह कुछ और बोल देते हैं, कोशिश वही होती है। और अब मनीष जी की चिट्ठी। देखिए, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, बल्कि आम आदमी पार्टी बनने से पहले जब से इनका आंदोलन चला है, आप पूरे इसको गौर कर देखेंगे तो इनका काम ही है जनता को भावनाओं से खेलना। इन्होंने जितनी जितनी बातें की उन पे एक पे भी नहीं चल रहे। किसकी भी बात कर ले, अभी आप मौजूदा किस्सा ही देख लीजिए। केजरीवाल ने खुद ईडी को बताया कि मुझे नहीं, ये जो आपके आरोपी हैं ये आतिशी को रिपोर्ट करते थे, ये सौरभ को रिपोर्ट करते थे। आतिशी ने शाम को कहा मैं खुलासा करूंगी कल सुबह, अगले दिन क्या खुलासा किया? नहीं, हमें तो गिरफ्तार करने वाले ही हैं, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को भी करने वाले। ये 4 नाम ईडी को किसने दिए? ये 4 नाम ईडी को क्या किसी बीजेपी के नेता ने दिए या किसी और ने लाके? ये आम आदमी पार्टी के नेता ही बता रहे हैं ना, हमारी चेन तो ऐसे चल रही है। फिर आरोप लगा दिया, आरोप लगाया, मेरे करीबी ने मुझे कहा है। आप अपने करीबी का नाम बता दीजिए, आप कम से कम कोई तो सच बताइए। देखिए, इनकी परंपरा रही है आरोप लगाओ और भाग जाओ, फिर ये कहेंगे हमने जांच कर ली। नहीं, जांच भी खुद करते हैं, रिजल्ट भी खुद करते हैं। ना तो इनको किसी सरकारी जांच एजेंसी में भरोसा है, ना इलेक्शन कमीशन में भरोसा है, किसी में भरोसा नहीं है। लेकिन देश में सिस्टम तो है, इस सिस्टम के तहत इनको आना भी पड़ेगा और जांच में सहयोग भी करना पड़ेगा, नहीं तो अवमानना सहनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि इमोशनल करने की आदत जाएगी नहीं, ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के नेताओं की। संदेश जी, मुझे ये समझना है क्या इस बार फिर से दिल्ली की जनता वाकई आम आदमी पार्टी के नेताओं से इमोशनल होने वाली है? देखिए, केजरीवाल जी का और उनकी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज वो लोग क्या प्लानिंग करके कौन सा प्रोपेगेंडा बना रहे कि वो अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के बीच में एक फ़ोटो लगाते हैं जिसपे वो जेल का एक चित्र बना देते हैं और अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम इस देश के क्रांतिकारी हैं और हम इस देश में वो बदलाव कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है। कौन सी शक्ति है, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिस पे बैठ के केजरीवाल की पत्नी कुर्सी पे बैठ के दोनों तरफ तिरंगा झंडा लगाती हैं और सामने भाषण देना शुरू कर देती हैं कि आपके केजरीवाल ने चिट्ठी भेजा। आप किसको इमोशनल करने की बात कर रहे हैं? ईडी कोई सरकार चलाती है? ईडी एक तंत्र है जो हर सरकार में उतना ही काम करता है। ये सारे जो मामले हैं, अगर 9 बार ईडी के आप समन के बाद नहीं जाते हैं तो आप रोज़ भाजपा का एजेंडा बनाते हैं। देश में क्या भाजपा का ही एजेंडा काम करता है? आप पहले से प्री प्लान करते हैं कि हमको जाना
जाना है, अब हमारा नंबर आने वाला है, अब 2 साथी हमारे और जोड़ दिए जाएंगे, अब हमारी पत्नी का नंबर आएगा। सारी भविष्यवाणियाँ, पूरी प्लानिंग केजरीवाल जी पहले से लिख देते हैं, जेल में बता देते हैं कि अब इसका नाम जाके लेना है, और वो बाहर आके वो भावुकता भरी कहानी शुरू हो जाती है। क्या निकालेंगे इससे हम आधार? क्या समझ में आ रहा है? दिल्ली की जनता को आप इतने वर्षों से बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप 3 बार मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की डेवलपमेंट पे आपने बात नहीं की। सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी को कोसना आम आदमी पार्टी वालों का एक मुख्य आधार बन गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जब तक चर्चा नहीं करेंगे इस देश में किसी भी पार्टी, चाहे आम आदमी हो, चाहे गठबंधन की कोई भी पार्टी हो, जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, जितने दल उनके साथ जुड़े हैं उनका क्या विकास का मुद्दा है? सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बचाना, खुद को बचाना और सियासत दर बदर हमेशा अपने पास रखना। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली की जनता को दे क्या रहे हैं? कितने मॉडल उन्होंने स्कूल खड़े कर दिए, कितने मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने चला दिए। ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट आम आदमी पार्टी में कौन व्यक्ति लिखता है जिसकी भविष्यवाणी प्रभु से पहले, राम से पहले आपके पास आ जाती है, और आप जो कह के जाते हैं वो सब साबित हो जाता है, वो सच होने लगता है। आपका स्क्रिप्ट राइटर कौन है? आतिशी जी ने कहा कि मैं खुलासा करूंगी, जैसा भाई साहब कह रहे थे। उन्होंने खुलासा क्यों नहीं किया? उन्होंने खड़े होकर मीडिया को जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ता के घर जाके बोलना चाहिए था। इस आदमी ने मुझसे कहा कि भाजपा के लोग चाहते हैं हम उनको ज्वाइन करें। आप में ऐसी कौन सी खूबी है कि भाजपा के नेता चाहेंगे आप ज्वाइन करिए? कल गौरव जी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए तो देशद्रोह की बात करिए, सनातन को गाली दीजिए, इसलिए आपका विकास होगा क्या? यही सिखाते सारी पार्टी के लोग बैठ के अपने एजेंडे पे? ठीक है। विमल सिंह प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। बीजेपी के ऊपर आतिशी ने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, और 2 नोटिस जारी हो गए। खुद बीजेपी ने भी जारी किया, उसके बाद से चुनाव आयोग भी पूछ रहा है भैया आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए, वरना हवाई बातें इस तरह से मत कीजिए। लेकिन अभी तक कोई जवाब ना देना क्या ये बताता है कि अपने ही बिछाए हुए जाल में आतिशी मार्लेना फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है और एक ईमानदार पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी के अंदर 10 करोड़ जो है सदस्य हैं, 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं जो कर्मठ रूप से पार्टी का काम कर रहे हैं। हमें जो है इन जैसे लुटेरों का जो है साथ नहीं चाहिए। जो दिल्ली की भोली भाली जो जनता है, दिल्ली की ईश्वरीय रूप जो जनता है, उनका पैसा गलत तरीके से छीन कर और ये जो है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने या किसी नेता ने आपको कॉल किया तो आपने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देती कि भाई इस नंबर से इस नेता ने मुझे कॉल किया है और उसने बोला है कि भाई ये जो है आजकल तो चीज़ें रिकॉर्डिंग में है। अब मान लीजिएगा आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं है, दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर लीजिए कि भाई इस नंबर से हमारे पास फ़ोन आया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अब देखिए क्या है, अब देश की जनता जो है समझ चुकी है कि ये अब दिल्ली से अब जाने वाले हैं। आप देखिए, ये जब 2015 में आए थे, इन्होंने 70 वादा लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को जो है लंदन और पेरिस बना देंगे। इन्होंने कहा था कि भाई देखिए, स्कूल और शिक्षा, स्वास्थ्य काम बहुत अच्छा जो है, हम चारों तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य को एकदम बढ़िया जाल बिछा देंगे। स्वास्थ्य की बात करूं तो आपने देखा था कोविड के टाइम में सबसे अगर कोई खराब प्रदेश अगर साबित हुआ तो दिल्ली हुआ। दूसरी चीज़, शिक्षा की बात कर रहे हैं। अरे बिल्डिंग बनाने से शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होता है। टीचर्स की वैकेंसी भरी है ना, वहाँ पे जो है देखिए, वहाँ पे बच्चे, आज अगर शिक्षा व्यवस्था इतना ही अच्छा था तो 17वें नंबर पे दिल्ली का नाम क्यों आता है कि आप देखिए पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ के लड़के जो है टॉप करते हैं, दिल्ली 17वें नंबर पे। तीसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था कि भाई साहब हम जब दिल्ली में आएंगे ना, जब मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लग्जरी व्यवस्था को लेकर नहीं चलेंगे। आपने देखा शीश महल बनाया 62 करोड़ का। उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने कहा था हम गार्ड वार्ड लेकर नहीं चलेंगे, अपने साथ किसी प्रकार का कोई पुलिस जो है अधिकारी लेकर नहीं चलेंगे। लग्जरी पूरा गाड़ी का व्यवस्था ये लेकर चलने वाले लोग हैं। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे 10 दिन गुजरात जाते हैं तो ऑटो में चलते हैं, देखा नहीं आपने? तो वो दिखावा है ना, वही तो दिखावा है, वो दिल्ली की जनता समझ चुकी है। मैं उनके घर अच्छा, जब वो सिक्योरिटी ले ले तब दिखावा नहीं होता? अरे भाई साहब, अगर हम अपनी बातों पर अगर नहीं रुकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो भी अपने मैनिफेस्टो में कहा वो हम पूरा करके दिखाया। हमने कहा कि हम 3 तलाक पे बिल लाएंगे, हमने लाया। हमने कहा 370 धारा खत्म करेंगे, हमने किया। हमने कहा कि भाई सीए लाएंगे, वो भी कहते हैं कि हमने बिजली पानी मुफ्त कर दिया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बिजली पानी आप जाके देखिए ना, दिल्ली ईस्ट में जाकर देखिए, पानी जो है गंदा पानी आ रहा है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ से जो है स्वच्छ पानी तक नहीं आ रहा है। और बिजली का बिल, हाँ देखिए, आप जनता जवाब दे रही है।
बिजली का बिल जो बात कर रही हैं, तो बिजली का बिल जो है आप देख लीजिए, किसी किसी के यहाँ 2-2 हज़ार आ रहा है, किसी किसी यहाँ 50-50 जा रहा है। आजकल तो खबरें ये भी चल रही हैं कि ओला का ऑटो बुक कर लो, किराया आना होना है 100 रुपए, 1 करोड़ आ जाता है। देखिए ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है, इस पे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट कहाँ से हो सकता है? आप देखिए, आपने देखा था कि अभी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के एक मोहल्ले में गए थे और एक वहाँ पे जो है नागरिक अपना बिल लेकर आ गया और उन्होंने अधिकारी को फ़ोन किया और अधिकारी को फ़ोन करके बिजली का बिल उसका माफ़ कराया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनके घर के बाहर मैं 10 दिन अनशन पे बैठा था, मेरे से ज़्यादा कौन जानता है उनको। जब वो सुबह निकलते थे तो एकदम फटी हुई मतलब कपड़ा और ढीला ढाला सा पेन लगा कर निकलते थे, जब रात में 9 बजे के बाद निकलते थे तो सूट बूट पहन कर निकलते थे। तो मैं उसका तो पूरा गवाह हूँ, क्योंकि मैं उनके घर के बाहर ही बैठा था और ऐसा नहीं था कि मैं पार्टी के साइड से कोई किसी मुद्दे पर बैठा था। मैं एक दिल्ली की जनता, ना किसी पार्टी नागरिक होने के नाते बैठे थे और उसी आधार पर आप यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। प्लीज कुलदीप जी आगे आइए। बहुत सारा विरोध, बहुत कुछ हो रहा है इन दिनों, लेकिन अभी जो मनीष सिसोदिया की चिट्ठी का जिक्र हुआ कुछ देर पहले, उस पर मैं बात करना चाहूंगी। इमोशनल करने की कोशिश जनता को हो रही है। अगर वाकई दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार की हालत देखकर इतनी इमोशनल हो रही होती तो आज सड़कों पर होती, तो ये फिजूल की कोशिशें क्यों कर रहे हैं? साजिया जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि दिल्ली की जनता सड़कों पे होती, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दिल्ली में धारा 144 है, यही इंडिया सरकार ने लगाया है, इंडिया सरकार ने लगाया है। और आज ये भारतीय गठबंधन में तो आप लोग हैं, मैं बता एनडीए की बात कर रहा हूँ, और यही भारतीय जनता पार्टी आप देखिए जौनपुर से धनंजय सिंह को अरेस्ट करके अंदर कर देती है और ब्रिजभूषण शरद सिंह के ऊपर इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। और 2 करोड़ जनता की सम्मान की बात है, वो इमोशनल नहीं कर रहे, जनता विश्वास करती है, वो इंडिया के फाइटर है और वो ताला टूटेगा सब बाहर आएंगे। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि सबके ऊपर मुकदमे हैं, सब जमानत पे बाहर है। आपका हाथ, आप जितना आपके हाथ में सत्ता है, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी, देश की जनता हमको चुनेगी, उस दिन हम बताएंगे कि सत्ता का प्रयोग कैसे किया जाता है। आज किसान को नहीं देखा जा रहा है, बेरोजगार, और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, वहाँ के बच्चे फर्स्ट आते हैं, लेकिन फर्स्ट आने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती है, वहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं और जब वो नौकरी के लिए धरना देने बैठते हैं सड़कों पे, उनको डंडे से मारा जाता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये बीजेपी की नीति है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। दिल्ली की जनता, देश की जनता, देश की जनता इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग कोने से आए हुए लोग हैं, अलग अलग शहरों से आए हुए लोग हैं, जो कि अपनी राय रखते हैं, जो सियासत को बखूबी समझते हैं। कई बार कई ऐसे लोग भी होते हैं जो हमसे भी बखूबी सियासत को समझते हैं, इसलिए इनकी राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरकार यही वो वोटर है जो सरकार बनाता है और सरकार चुनता है। क्या कहना चाहिए? देखिए मैडम, अगर किसी 2 टके की चोर की फोटो लगा देना क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ, तो क्रांतिकारी नहीं बन जाता है, वो चोर चोर ही रहेगा वो, ठीक है ना। जो खुलासा करते थे जब पैदा हुए थे, मतलब पैदा इन द सेंस की जब ये सत्ता में आए थे, तब से कह रहे थे कि मैं शीला दीक्षित का खुलासा करूँगा, 370 पेज की मेरे पास फाइलें हैं, आके फिर उसकी गोद में बैठ गए, मतलब कहते हैं थूक के चाटना। इनका तो ये हाल है कि अपनी बलगम खुद चाट रहे हैं, ये किसी काम के नहीं। अच्छा है अंदर रहे, मैं तो कहता है दिवाली तक अंदर रहे, शांति रहेगी इस देश में। अच्छा, क्या कहना चाहिए? जो अरविंद केजरीवाल की जो बात है ना मैडम, 1 नंबर का झूठ, 1 नंबर का मक्कार आदमी हो। उसने भगत सिंह के सामने बगल में फोटो लगा लिया तो मैं भगत सिंह बन गया। अरे कहा कि भगत सिंह अगर पाँव धूल के भी फेंक देना, अरविंद केजरीवाल धूल बराबर भी नहीं। अरविंद केजरीवाल महाचोर महालुटेरे आदमी है अरविंद केजरीवाल। उसने वादा किया था, वो अरविंद केजरीवाल में जमुना जी के झाग में कोई फर्क नहीं है, इतनी सी फर्क नहीं है, क्योंकि जमुना जी के झाग को भी पता नहीं कहां से कहां बह के जाना है। वही अरविंद केजरीवाल के जुबान के पता नहीं कब क्या कहना है। वो अरविंद केजरीवाल के झाग से बराबर कुछ नहीं है, महाचोर आदमी अरविंद केजरीवाल। ठीक है, देखिए मैडम, अरविंद केजरीवाल जो है कट जो भ्रष्टाचार बोलते हैं ना, कट्टर करते थे, कट्टर ईमानदार। शीला दीक्षित के इन्होंने ऑटो पे वो लगा दिए थे,
ये कट्टर बेईमान और ईमानदार, कट्टर बेईमान और ईमानदार उसी शीला दीक्षित की गोद में जाके बैठे थे। देखिए इनका कोई दीन ईमान नहीं है और ये जितना जेल के अंदर रहेंगे ना उतना दिल्ली में शांति रहेगी। और मैं तो कहता हूँ आने वाला समय राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। वो क्या मनी टेलर इनके पास में मिल गया है ईडी को, और ईडी लगाने वाली है जो इनकी जो संपत्ति है ना वो जब्त करने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा संपत्ति, इन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब मनी टेलर के मामले में इन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया और आने वाला नंबर इनका आप देखेंगे अंदर ही रहेंगे, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, कहते थे इसको वो बना दूंगा मैं, लंदन और पेरिस बना दूंगा। शिक्षा देखो वहाँ यूएसए में जाके प्रचार करते थे, यहाँ शिक्षा में क्या करा इन्होंने 22-22 लाख के 25-25 लाख के कमरे बना करके भ्रष्टाचार कर दिया। उसमें आतिशी आई, आतिशी ने बता दिया ये शिक्षा मंत्री के हाल है। देखिए स्कूल के बेंच यहाँ वहीं बच्चे गिन पढ़ रहे हैं और वहीं बेंचों की लाइन लगी हुई है। तो ये इनकी हरकतें थी। डीटीसी का भट्टा बैठा दिया। डीटीसी की आप देखिए पहले शीला दीक्षित के टाइम पे 6,750 बच्चे हुआ करती थी, आज की डेट में 250 बसें। तो इन्होंने हर जगह में भ्रष्टाचार। अब जल बोर्ड का देखिए 59,000 करोड़ का घोटाला है, इसमें भी इन पे धाराएं लगने वाली है। ठीक है, यहाँ से कौन बोलना चाहता है? देखिए जो इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो आपको बता दें, कोई भी इंसान जेल जाता है, चाहे वो A क्लास की जेल में गया है, चाहे B क्लास की जेल में गया है और चाहे वो C क्लास की जेल में गया है, उससे पहले उसका मोबाइल और हर सामान, पेन वगैरह हर चीज़ रख ली जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा चीज़ें घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिसकी वजह से लोगों ने शायद जेल के अंदर ही सुसाइड किया। तो अब जो है पेन वगैरह सब अंदर, या तो जेल के जेलर से पता किया जाए कि वो प्रोवाइड करा रहे हैं उनको कागज़ और पेन, और या फिर कौन करा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है पता करने की। दूसरा, आतिशी खुद ऐसी है, आतिशी के कारनामे सबको जगजाहिर है। ये नहीं है कि जो जगजाहिर नहीं है, वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन, वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन, दोनों क्रिप्टो हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जब दोनों क्रिप्टो मिल जाएंगे तो उसके बाद जो है देश का क्या होगा। अभी तो आने तो दीजिए, जो ये ख्वाब देख रहे थे ना जेल में अंदर जाने से पहले कि हम जो है अब सीधा प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर जिस दिन ये प्रधानमंत्री बन जाते तो अभी तो इन्होंने 1200 करोड़ रुपए जो है आपको उनको दिया हुआ है हज हाउस को, और उसके अलावा जो है इन्होंने उनको दे रखा है जो आपका मतलब जो इनकी ज़मीन एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो वक्फ बोर्ड को वो चीज़ जो है अब आगे अगर ये आ जाते तो इन्होंने पूरा बोला था कि मैं इतनी ज़मीन आपको दूंगा, और ये उसके बाद ये क्या कराते आप ये समझ। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा रामचंद्र जी कह गए एशिया से ऐसा सतयुग आएगा, पप्पू ढूंढेगा सारे चोरों को और मोदी अंदर भिजवाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी कोई नेता नहीं है, हमारे बच्चों का कल का भविष्य है मोदी। तो ये चीज़ जनता को सोचना पड़ेगा, कौन चोर है, कौन ईमानदार है, कौन देश के लिए काम कर रहा, कौन चोरों के लिए काम कर रहा। आज ये सारे के सारे चोरों को बचाने में लगे हुए हैं, तो ये देश को क्या चलाएंगे, क्या भविष्य होगा देश का। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे, जहाँ देखे इनको अपने इर्द गिर्द ध्यान रखे कि कोई ऐसा सपोड़ा तो नहीं पनप रहा हमारे आसपास जो कि इस देश को तोड़ने की बात या चोरी चकोरी की बात कर रहा हो। जिस तरीके से आज ये बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो बहुत जल्दी जनता से दूर रखना चाहिए। और रही दूसरी बात, जैसे कि आज CBI और ED पहले केजरीवाल को सम्मन भेज रही, लव लेटर लिख रही, बार बार भेज रही, 9 बार दे दिया, अब उनकी आरती उतर रही है जेलों के अंदर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनकी जितनी आरती उतरनी थी उतर ली, अब इनका एनकाउंटर करने का नंबर आ गया। संजीव जी, कल कोर्ट में सुनवाई हुई है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए या नहीं, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि व्यक्तिगत हित से ऊपर राष्ट्र हित के बारे में सोचना चाहिए। क्लियर मैसेज है, कितना समझते हैं इसे? तो सूबे का मुख्यमंत्री अपने सूबे के बारे में नहीं सोचे तो फिर उससे सवाल किया जाए। हम तो यह ताजुब होती है हमको कि इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल की तारीफ नहीं की, तो 3 बार से मुख्यमंत्री कौन बना रहा है भाई? ये वोट देने वाले कौन है? और ये वोट देने वाले दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता को बार बार धमकी दिया जा रहा है LD के माध्यम से कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करा दी जाएगी।
आपके पानी बंद कर देंगे, आपके बिजली बंद कर देंगे, बसों में मुफ्त की यात्राएं बंद कर देंगे, आपकी दवाइयां बंद कर देंगे, आपके इलाज बंद कर देंगे, नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसने बोला है? ये किसने बोला? जब भी एलजी के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लागू कराने की बात होती है, सारा संजीव जी, क्योंकि आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, तो पहले बता दीजिए कि ये किसने कहा है? बार बार एलजी के माध्यम से ये बात कहलवाई जा रही है और एलजी साहब ने अपने उद्गार कई बार, सुनो पहले, अरे सुनो सुनो सुनो, एलजी ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली की, अरे सुन लो भाई सुन लो, दिल्ली की जनता को हम मुख्यमंत्री के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, दिल्ली की जनता हमारी जिम्मेदारी है, तो चुनाव लड़ने की आइए। आपकी जिम्मेदारी कैसे हो गई? मुख्यमंत्री के रहते एलजी की जिम्मेदारी कैसे हो गई? कौन बताएगा? और ये मैडम कह रही हैं कि वो अंदर से चिट्ठियां लिख रहा है, इनको पता नहीं है। अब जिनको जितनी जानकारी है उसके आधार पर बात करेगा। असीमित चिट्ठियां लिखी जा सकती है मैडम, कलम, कॉपी, किताब, पढ़ाई, टेबल, कुर्सी, सारी चीज़ें दी जाती है। जब कोर्ट ने, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, जब कोर्ट ने ये फैसला सुनिश्चित कर दिया है कि जेल में रखते हुए भी आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के पास ये रास्ता बनता है कि वो कोर्ट के पास जाए और ये बात कहें कि हमें वो प्रोटोकॉल मुहैया कराया जाए, हमें हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, जेल में ऑफिस लगाने की इजाज़त दी जाए, अलग हमें घर में बंद किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी कहा ना संजीव जी कि व्यक्तिगत हित से ऊपर राष्ट्र हित होना चाहिए, यानी कि राष्ट्र के बारे में सबसे पहले सोचे। इसका पीछे का रीजन यही कि आप जेल में रहेंगे तो ठीक तरीके से कैबिनेट मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी, सही तरीके से फैसले नहीं हो पाएंगे। कारण तो यही था। अभी तक के वक्त में दिल्ली की जनता सड़कों पे आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हो, निकल कौन रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। यदि दिल्ली की जनता सड़कों पे निकले और कहे कि नहीं मेरे काम नहीं हो रहे हैं, वो आदमी अंदर में है, उसको पानी की तकलीफ हो रही है, उसके बारे में चिट्ठी लिख रहा है। वो आदमी अंदर में है, कह रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होना चाहिए, उसकी दवाइयाँ चलनी चाहिए। वो आदमी अंदर में है, बोला कि जाँच नहीं बंद होनी चाहिए। बंद करवा रहा है? बंद कौन करवा रहा है? सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के क्या बोले, क्या सवाल है? क्या सवाल है? सवाल क्या है? आप बात कर रहे हैं, देखिए एक सवाल आपने जो बोला है, एक का नाम बताइए, कौन सी सुविधाएं बंद करी जाए? क्यों इस दिल्ली के में अराजकता फैला रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं? कौन सी सुविधाएं बंद होने की बात कही जा रही है? एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप बीच इलेक्शन में उठा लेते हैं, वहां से झारखंड से एक अलग मुख्यमंत्री को उठा लेते हैं, विपक्षी पार्टियों के खाते सीज कर देते हैं। इस तरह से चुनाव लड़ेंगे क्या आप? अरे चुनाव लड़ना है, 400 पार करना है ना, तो फील्ड खाली मत कीजिए। आप विपक्षी पार्टियों को आने दीजिए सामने और लड़ाई लड़िए। आपने यदि आपने क्लियर बात नहीं हुई संजीव जी, आपने घुमा फिरा करके सारी बातें कही हैं, आपके पास क्लियर कट आंसर नहीं है। जेल में बैठकर आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न रखा है कि जेल के अंदर बैठकर केजरीवाल सरकार कैसे चला सकते हैं। तो मैं आपके चैनल पे पहले ये बताना चाहता हूँ, जब डिजिटल कोई सुविधा भारत में नहीं था और जब हम अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे, रोटी के द्वारा मैसेज दिया जाता था, आज तो लेटर के द्वारा दिल्ली का पूरा देश चलाया जा सकता है। ये मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था। आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, आपकी जानकारी को एक सेकेंड आपकी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपको सुनना है। कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत हित से ऊपर राष्ट्र हित होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है, पहले अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। मेरी टिप्पणी नहीं है, ये कोर्ट की टिप्पणी है। साजिया जी, अभी कौशिक साहब हमारे इतने बड़े बड़े बातें बोल रहे थे, मुझे बताइए तो कि अगर कैबिनेट की बैठक होगी वहाँ पे, तो जो भी पेपर पेन का यूज होगा और जो भी कागज वहाँ पे निर्णय होगा वो सीधा जेलर के पास जाएगा। तो फिर जो कैबिनेट की बैठक में वो जो गुप्त निर्णय होता है या एक प्राइवेसी होती है, वो क्या प्राइवेसी रह पाएगी? दूसरी बात कि ये बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। लालू यादव भी चुना हुआ मुख्यमंत्री था, सबसे बड़ा देश का भ्रष्टाचारी, क्योंकि उसको भ्रष्टाचार के उसमें हमारे न्यायालय ने सजा दी है। वो भी तो अपनी वाइफ को बना के तब गया था जेल, वो क्या सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं था? और आप बात करते हो हेमंत सोरेन की, अरे भैया ऐसा मुख्यमंत्री कौन जो अपने नाम पे अपने राज्य का वो खनिज क्या कहते हैं खादान अपने नाम पे कर लेगा? आज तक आपने देखा कांग्रेस ने इतने भ्रष्टाचार किए देश ने, लेकिन ऐसा नहीं किया कि देश की जो खदानें हैं अपने नाम पे लिखवा लेगा। किसने कहा था कि भाई खदान अपने नाम पे लिखवा लो? भ्रष्टाचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, लालू यादव को क्या बीजेपी आरएसएस ने कहा था करने को, या देश की जनता ने कहा था? ठीक है, ठीक है, देश की जनता की बात सुन लेते हैं। जनता कुछ कहना चाह रही है, उसकी बात से लौटेंगे मेहमानों के पास में। मैं कहना चाह रहा हूँ सर्वेश जी और
ये हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता बड़े बड़े कह रहे हैं भ्रष्टाचार के, बड़े बड़े कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश को कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपने बीजेपी को भ्रष्टाचार युक्त कर लिया। कैसे कर लिया? आज 33% नेता कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे वो किसमें? बीजेपी में 33। आज ये कल आपका क्यों सुनता ना ईडी गठबंधन को प्रत्याशी नहीं मिले। प्रत्याशी कहाँ से मिलेंगे? 33% बीजेपी वाले ले गए, 33% दूसरे पार्टियों में चले गए, बाकी कुछ बचे हैं वो जेल में जमानत पे। किसको टिकट दिया कि जनता को? आपको देंगे। सुनो, मुझे नहीं चाहिए टिकट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहना तात्पर्य आप यही देख लो। आपके चैनल पे कौन है? 2 आदमी विपक्ष के हैं, 4 पक्ष के हैं। कैसे बातें चलेंगी? कैसे देश चलेगा जब विपक्ष नहीं है? तो यहाँ तो ये भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस रोटी से संदेश देते थे। अरे भाई ये आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क में आप अंग्रेजों की बातें ही क्यों करते हो? वरना तो फिर आप आज़ादी नहीं करनी चाहिए। अब आप उनसे बीजेपी वालों से मेरे को ये पूछ के बताओ कि आपने कांग्रेस युक्त बीजेपी क्यों कर ली? ठीक है, जवाब लेंगे। बोलिए, क्या बोला चाहते? मैडम मैं तो ये देख रहा हूँ अभी ये भाई साहब कह रहे थे जेल से जैसे सरकार चलेगी। हम 15-20 साल से तो ये देख रहे हैं, कभी एमसीडी की हड़ताल, कभी मार्शलों की हड़ताल, कभी कूड़ा दिल्ली के अंदर क्या काम हुआ है? हर बंदा परेशान है। आज पानी पीने को नहीं है, ऐसी कॉलोनी है जो एक हफ्ते का बासा पानी हम लोग पीते। कौन सी सरकार ये ढंग की चल रही है जो बातें कर रहे हैं जेल से सरकारें चलेगी? आज भी 10-10 दिन पुराना पानी पीना पड़ता है हमारे को। कौन सी सरकारें चल रही हैं? और कौन से करें बिजली फ्री कर रखे? कौन सा मकान मालिक बिजली का बिल छोड़ता है? वो 8 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल लेता है। कौन छोड़ रहा है? आज भी दर्द में जी रहे हम दिल्ली वाले। इन्होंने कांग्रेस से ज्यादा हमारे को आज की डेट में रुला रखा है। कांग्रेस ने रुला रखा है, बिहार जो आम आदमी पार्टी हाल कर रखा है, जो कह रहे थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये करेंगे वो इतनी फाइलें लेके जाते थे सदन के अंदर। शीला दीक्षित का ये करेंगे वो करेंगे। कौन किसको अंदर करवाया? कांग्रेस के किस नेता को? वो खुद अंदर चले गए, एक पौए के साथ एक पौआ, दूसरे दुनिया मारी। कांग्रेस के नेताओं के विरोध में उतरे थे, सरकार बनाई थी, लेकिन कोई कांग्रेस का नेता तो अंदर गया नहीं, बल्कि खुद ही अंदर चले गए। ये आरोप लगाए जा रहे हैं जनता के द्वारा आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर। बोलिए। देखिए मैम, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो कह रहे थे जब हमारी सरकार आएगी, मतलब कहने का मतलब जब इंडिया की सरकार आएगी तो इंडिया ही किसको सरकार आएगी तो ये बदलेगी भावना रखते हैं। महिला का सम्मान ये करते नहीं, कंगना का इन्होंने बहुत जो क्या सबको मालूम है। उसके बाद अभी इन्होंने हेमा मालिनी का जो उनको बारे में बोला सुरजेवाले ने, वो भी सबको बताया कि कांग्रेस कितना महिलाओं का सम्मान करती है, सामने आ रहा है लोगों के। पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप बदले की भावना मत रखो। आप ये कह रहे हो हमारी सरकार आएगी, जो भी एक ठगबंधन गठबंधन जितने भी, आतिशी भी यही कह रही थी। आज वो एक पेपर पढ़ के बता रही थी इमोशनल, कि वो ये कह रही थी मुझे खरीदना चाहते थे, मुझे हमारी पार्टी में आ जाओ तो आपके सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यही आतिशी के वर्ड है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या प्रेस मीडिया में आके ये बताने की आवश्यकता है जो दल बदल के आ रहे हैं, और आपको इतना खौफ और डर नहीं है अंदर जाने का, तो आप जाइए, कोई आपको मना थोड़ी करेगा। आप इस्तीफा दिए, जाइए आप। पर अब इसका सबूत इनको देना पड़ेगा कोर्ट को। आतिशी को कोर्ट को समय दिया है कल तक का, कोर्ट केस इन पे लग गया कि प्रूफ लाइए। अगर प्रूफ नहीं है तो आप अंदर जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, विमल सिंह जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भाई चोरों को जो है अंदर डालेंगे। हमारा 2014 में जब हम आए थे ना, तो हमारा यही गाना था कि हम देश नहीं लुटने देंगे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम देश नहीं मिटने देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सही हैं, अगर आपकी शराब नीति सही थी तो आपने वापस क्यों लिया? ये देश की जनता को आप जवाब दीजिए। और दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तो संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है ना, जमानत तो कोर्ट से मिला है। और दूसरी चीज़, आप एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के लोग जो है अगर गलत कर रहे हैं, आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने 2 नाम बताया कि भाई आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी, दोनों लोग जाके जो है मिलते थे और वो आके मुझे बताते थे। भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता तो नाम नहीं लिया नहीं है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है आतिशी जी ने और सौरभ जी ने 2 नाम और दिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब जो है ना मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये संजीव जी है तो संजीव जी जेल चले जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए। अभी सर्वेश्वर जी हैं, सर्वेश्वर जी मुख्यमंत्री जेल चले जाए, मुख्यमंत्री हम बन जाए। तो ये सब आपस में जो है ना सत्ता को पाने के लिए एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। दूसरी चीज़, अभी संजीव जी ने कहा कि जो है भारतीय जनता, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सारे कांग्रेसियों को ले रही है। भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है, प्रधानमंत्री के जी के नीति और कांग्रेसियों को नहीं, सारे विपक्ष को ही ले रही है कि करके पहले आरोप लगाती है, फिर उस नेता को अपने बीजेपी में शामिल कर लेती है। इस तरह से विपक्षी खत्म हो रहा है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ
कि पहली चीज कि जिसके ऊपर आरोप थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके आरोप खत्म नहीं है, उनके ऊपर जांचें चल रही है। मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी चीज सुन लीजिए भैया, दूसरी चीज सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना। दूसरी चीज देखिए, आज देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति को लेकर, विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर अगर हमारे पार्टी में कोई आता है तो हम उसको तहे दिल से स्वागत करेंगे। अगर साजिया जी आप हमारे घर आएंगी और कहेंगी कि मुझे आपके घर जाना, तो आपको मना थोड़ी ना करेंगे, आपको तो आपका स्वागत करेंगे ना, तो हम स्वागत करते हैं। ठीक है संजीव। 2014 के बाद याद कीजिएगा, आप लोगों को एक आंकड़ा देते हैं। 2014 के बाद में 11 मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी ने समेटा है। 399 मतलब कि 400 कद्दावर नेता, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, विपक्षी पार्टियां भी है, इनके खेमे में आया है। और तकरीबन 99 से ज्यादा भ्रष्टाचारी, जिन लोगों के लिए इन लोगों ने अभियान छेड़ रखा था कि ये सारे भ्रष्टाचारी है, सब इनके पास है। ये क्यों आए? बुरी बात अरे सुन लो भाई, सुन लो। राजनाथ सिंह से जब पूछा जाता है कि विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचारी आपको भाते क्यों हैं, तो खुलेआम वो मंच पे कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, कोई आना हो आ जाए हमारे पास, आरोपी हैं आ जा। निर्मला सीतारमण से पूछा जाता है, वो भी कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, जो आना है आ जाए हमारे पास, सारे भ्रष्टाचारी। संजीव जी एक चीज बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही और सचमुच ये भ्रष्टाचारी बीजेपी में आए। मुझे बताइए, सीधी फाइट में कांग्रेस ने बीजेपी को हिमाचल हराया, कर्नाटक हराया, दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल ने हराया और सबके सब ने बीजेपी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 40% वो कमीशन का कर्नाटक में, क्यों नहीं बीजेपी का एक भी एमएलए जेल के अंदर है? अशोक गहलोत 5 साल राजस्थान में रहा, वसुंधरा राजे की सरकार पे तोहमत लगाया था, क्यों नहीं एक भी बीजेपी का एमएलए जेल के अंदर गया? बताइए मुझे। यही केजरीवाल लेंटर माफिया का नाम लगा रहा था दिल्ली में पार्षद पे, क्यों नहीं बीजेपी का एक भी पार्षद के ऊपर दिल्ली के किसी भी कोर्ट में केस हुआ है? यह आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं किया? हिमाचल में अभी तो सुक्खू सरकार है, क्यों नहीं एक भी बीजेपी का एमएलए जेल के अंदर है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। 10 सालों में ईडी ने 5609 केस दायर किए हैं। उसमें से जितने भी विपक्षी पार्टियों के ऊपर केस किए गए थे, 96% विपक्षी पार्टियों के लोग हैं साजिया। और कन्विक्शन, अरे सुन तो ले भाई, और कन्विक्शन मिलेगा तो केस तो उसी पे होगा ना। विपक्षी 10 सालों में ऐसा होता है कि कोई सरकार में कोई करप्शन ही नहीं किया हो। 10 सालों में कलई उतर जाती है। 10 सालों में जो 2014 में हलफनामा जिन लोगों ने दिया था, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने हलफनामा दिया, उनकी संपत्ति 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 336 गुना तक बढ़ी है। कैसे बढ़ी है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अनिल गर्ग जी, वाकई ये सवाल जनता के बीच से भी उठ रहा है कि कोई भी दागी तभी तक बीजेपी के लिए दागी क्यों होता है जब तक वो किसी दूसरी पार्टी में है, लेकिन जब वही दागी बीजेपी में आना चाहता है तो वो बेदाग होकर के बीजेपी में रहता है। दो बातें हैं साजिया जी, जब इस दागी की चर्चा कर रहे हैं, जब तक वो विपक्ष में होता है तो विपक्ष वाले उस दागी के लिए क्या बोलते हैं? ये निरपराध है, ये बेकसूर है, इसको फंसाया जा रहा है। और जैसे ही वो भाजपा में जाता है तो उनको सुर बदल जाते हैं। तो ये तो अपने अपने पक्ष की बात है। जब विपक्ष में विपक्षी पार्टी वाला नेता उस तरफ होता है तो विपक्षी पार्टी वाले तारीफ कर रहे होते हैं, भाजपा में जाते हैं वो बुराई शुरू करते हैं। ऐसे भाजपा करती है, भाजपा भी यही करती है। जब विपक्ष में होता है तो उस पर आरोप लगाती है, अपनी तरफ आती है तो मुंह बंद कर लेती है। तो ये तो एक तरह से राजनीति है। इसके बारे में ये कहना है कि दागी था या नहीं था, ये कानून का काम है। और कानून अगर काम नहीं कर रहा, भाजपा में आने के बाद अगर उस पर मुकदमे बंद हो रहे तो ये गलत बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, अभी आप जो केजरीवाल की बात कर रही थी सरकार चलाने की, देखिए न्यायालय ने एक बात बोली है, अगर आप विधायक दल के नेता हैं, आपके पास बहुमत है तो आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जेल से सरकार चला सकते हैं, आराम से चला पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, हम आपको सुविधा देते हैं। सबको मालूम है ना तो ये नैतिकता से है, ना ये कानूनी तरीके से है, ना ये प्रैक्टिकल है। और तीसरी बात की, एलजी ने ऐतराज क्यों किया? देखिए केंद्र शासित प्रदेश है ये, यहाँ पे मुख्यमंत्री के अलावा एलजी भी संवैधानिक प्रमुख है और सारी चीज़ें एलजी के माध्यम से ही होती है गृह मंत्रालय थ्रू। अगर एलजी को लगता है कि मेरी सरकार काम नहीं कर पा रही और नहीं कर सकती है और देश की दिल्ली की जनता को जरूरत है तो इंटरवीन करेगा और उसको करनी ही चाहिए। इसमें कहने की क्या तकलीफ है? ठीक है संदेश जी, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा शिकायत कर रही है कि दिल्ली में गंदा पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है कि पानी का रंग सफेद से काला आता है, ट्रांसपेरेंट तो होता ही नहीं है। ठीक है, दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, दिल्ली में विपक्ष क्या कर रहा है? वो सड़कों पर क्यों नहीं होता? बीजेपी के सांसद कभी नजर क्यों नहीं आते? सिर्फ अपने घरों में क्यों बैठे रहते हैं? देखिए क्या है,
अगर झूठ और कस्मों का कोई रिकॉर्ड अगर ब्रेक कर सकता है इस देश में और उसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को मिलना चाहिए। और भारत सरकार को एक स्पेशल पद्मश्री अनाउंस करना चाहिए कि जो केजरीवाल की पार्टी में सबसे ज़्यादा झूठ के रिकॉर्ड बना के आएगा उसको हम राष्ट्रीय मंच पे सम्मानित करेंगे। आम जनता की बात, 3 बार के आप मुख्यमंत्री हैं, जितनी योजनाएं दिल्ली की सरकार को आप देते हैं किसके हवाले से देते हैं? आप चुनाव में खड़े होकर भाषणबाजी करते हैं, फ्री की रेवड़ी बांटते हैं और सारी वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल इस बार दिल्ली के विपक्ष पर है। दिल्ली का विपक्ष कहाँ रहता है? नहीं, दिल्ली का विपक्ष अपना काम कर रहा है ना। आज अगर सुबह से लेकर मनोज तिवारी कितनी बार सड़कों पर नजर आए? मनोज तिवारी सड़कों पे क्यों नहीं आते? मनोज तिवारी उनसे बैठ के बार बार सवाल करते हैं, सामने से बैठ के करते हैं। और कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी का सिवाय झूठ के, सिवाय झूठी कहानी की कोई बात करने को तैयार नहीं है। आम आदमी को क्या मिला? आपने जितनी योजनाएं आम आदमी को दी हैं उस सबका पैसा आपको केंद्र सरकार से चाहिए, सारा पैसा आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चाहिए और सबको फ्री सुबह से लेकर शाम तक बांटना है। आप योजनाओं पे बात करिए, आप डेवलपमेंट पे बात करिए, आप विकास की बात करिए। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र में राष्ट्र के साथ चलने के लिए कोई भी व्यक्ति, जितने मेरे भाई बहन साथी यहाँ खड़े हैं, हर व्यक्ति राष्ट्रवाद में राष्ट्र के साथ चलना चाहता है, लोकतंत्र में अपनी बात को कहना चाहता है, अपनी सभ्यता को मनवाना चाहता है, अपना विकास चाहता है, अपने लिए सुख सुविधाएं चाहता है। उनको कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? जब देने की बात आती है और नहीं दे पाते तो इसी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है। जैसे अभी भाई कह रहे थे कि हम 10-10 दिन पुराना पानी पी रहे हैं, तो केजरीवाल जी के जो भी यहाँ प्रवक्ता हैं, जो भी उनके सलाहकार हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। अब तीसरी बार आप फिर भी मैं कहूंगी कि ठीक है, दिल्ली की सरकार एकदम कुछ नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, पूरी दिल्ली सरकार जेल में बैठी है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी है, अगर वो मजबूत विपक्ष है दिल्ली में तो जाए घर घर, चेक करे, दिखाए तस्वीर, काम करे, आवाज उठाए। लेकिन बिल्कुल डेड, यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर आवाजें उठती हैं, जमीन पर कौन जाता है? आज अगर केजरीवाल जी जेल में है तो विपक्ष की कार्रवाई की वजह से जेल में। विपक्ष सुबह से शाम तक दिल्ली की जनता को ये बताता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, आपके साथ कौन से वादे पूरे किए जा रहे हैं। जैसे भी हमारी बहन जी कह रही थी कि मोहल्ला क्लीनिंग में कुत्ते घूम रहे हैं, बताइए, तो ये आम जनता है, ये बताती है ना इनके साथ क्या हो रहा है। तो विपक्ष अगर काम नहीं करता है तो जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं उनकी जानकारी कैसे मिलती है ईडी को? ठीक है, ईडी अपना वर्किंग कैसे करती है? ठीक है, सारी जानकारी ईडी को ही मिलती है। ठीक है, बोलिए मैडम। अगर ये सही कह रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल कहाँ गलत है? कहाँ गलत है? ये जो झूठ है, ये झूठ है। जनता को बेको बरगला रहे हैं। ये है जनता को बरगलाने, ये है सबूत आपके सामने कि एक पे एक फ्री देने का नतीजा आपके सामने सबूत खड़े हैं। यही लोग जो है, यही लोग आपने कहा कि दिल्ली की जनता जिता के ऐसी करके फ्री करके इन्होंने दिल्ली की जनता को यही फ्री का लॉलीपॉप, 12% टैक्स और 6% क्या है अंदर ढकारने वाला काम जो है यही केजरीवाल साहब ने करा। तो फिर तो आप ये कहेंगे कि हर शराब पीने वाला शख्स एक पर एक फ्री के वजह से ही पीता है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हाँ, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बस। और ये ठीक है, और वो हम उनको भगवान के रूप में मैं देखते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जब केजरीवाल आया था दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री बनके राजनीति पद पे आया था तो क्या बोला था? दिल्ली को दिल्ली के नेताओं ने बिल्कुल लूट लिया है, दिल्ली तो सोने की चिड़िया थी, बर्बाद कर दिया है। इस दलदल में कूदकर इस गंदगी की सफाई करूंगा, इस दलदल में मुझे उतरना पड़ेगा, जब जाके इन गद्दारों को, दिल्ली के गद्दारों को, इन दलालों को साफ कर पाऊंगा। आज केजरीवाल ने क्या किया? आम आदमी पार्टी का मुखिया, पूरी पार्टी दलालीगिरी कर रही है। पानी बोला, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली को अच्छा पानी दूंगा, फ्री बत्ती दूंगा। क्या बोला था कि पानी फ्री, बिजली माफ, ठीक है। उसके बाद आज क्या किया? इतना गंदा पानी जो नहाने लायक नहीं होता, आज जो केजरीवाल जी 7 लाख रख के पर्दे लगवा के रह रहे हैं, वो जो पानी हम लोगों को पिला रहे हैं, एक दिन पी के देखें, कुत्ते के मुंह से बेहतर पानी दे रहे केजरीवाल इंसान को पीने के लिए। क्या हम लोगों ने इसीलिए केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था? बताइए कि हम लोग। कुलदीप जी, जनता ये पूछ रही है कि दिल्ली में इतना ज्यादा गंदा पानी आ रहा है और दिल्ली की जनता इस गंदे पानी से त्रस्त हो चुकी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर के अपना ही नुकसान कर लिया है। नहीं, देखिए, ये बात सच्चाई है कि दिल्ली में गंदगी बहुत ज़्यादा है, उस पर सफाई होनी चाहिए, लेकिन
प्रकरण आज का ये है कि कोर्ट का, ठीक है, और यहाँ पे प्रधान नहीं सुनिए, नहीं, जनता पूछ रही है कुलदीप जी, क्योंकि जनता के बीच में खड़े, उसका जवाब दीजिए कि क्या जनता के मुद्दे आप लोगों के मुद्दे नहीं? मैं बता रहा, जब उसके लिए वर्कर है, वर्कर नहीं काम कर रहे हैं, तो इसमें मुख्यमंत्री का क्या दोष है? अच्छा, ये क्या जवाब है, ये क्या तर्क है कि वर्कर काम नहीं कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री क्या करे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। अभी आपने वहाँ पे एक भाई ने केजरीवाल की तारीफ कर दिया, तब आप सबने बोला कि देख लीजिए दारू पी के आए। आप वाकई उनके पास से अच्छी खासी महक आ रही है, यकीन नहीं है तो चलिए आप भी। मैं वही देखिए, वही बता रहा हूँ। आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में दारू बंद है, हर आपको ऐसा कोई जिला नहीं मिलेगा जहाँ दारू नहीं बिकती होगी, मैं दिखाऊंगा। लेकिन दिल्ली में एक पर एक फ्री मिलती है, दिल्ली में एक पर एक फ्री मिलती है, और इसी का दिल्ली वासी विरोध करते हैं। ये चोरी तो नहीं है, ये चोरी तो नहीं है। मोदी जिस प्रकार से जनता को गुमराह करते हैं, झूठ की रेवड़ी देते हैं, वही विपक्ष के नेताओं के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाकर उनको फंसाने का काम ये जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये निराधार है। और आज दिल्ली तो इनको दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के किसानों का दर्द नहीं दिख रहा है। तो इधर की तस्वीरें प्लीज दिखा दीजिए। में रहते हैं, आप जाइए ना, आप गाय की बात करते हैं, भगवा लहराने की बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में जाइए, वहाँ पे आप देखिए गाय की शरीर में हड्डियां बची। आप अपने विरोध में आवाजें सुन रहे हैं, कितना विरोध हो रहा है आपकी बात का? ये अंधभक्ति है जो इनका बोल रहा है। एक बार मेरे साथ चले, मैं पैसे से ले चलूंगा, दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में गाय। तो दिल्ली क्यों नहीं दिखता आप लोगों को? दिल्ली क्यों नहीं दिखता आप लोगों को? दिल्ली क्यों नहीं दिखता है? भाई आप पूरे देश की बात करिए, आप एक जगह की बात कर रहे हैं। आप पानी पी लीजिए कुलदीप जी, नहीं आप पानी पी लीजिए प्लीज। क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? कौन बोलना चाह रहा था? मैडम दिल्ली में है, दिल्ली का विकास की बात करें, उत्तर प्रदेश की ना करें। उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बना दिए हैं, आप दिल्ली की बात करिए ना। दर्द क्यों? मैं उत्तम प्रदेश बन गया भाई साहब यूपी। आप यूपी का विकास देखिए, यूपी में 10 साल पहले यूपी का आज का देखिए विकास क्या हुआ है। यूपी की बात मत करिए, दिल्ली की बात करिए। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, तू काका ऐसी बात कर रहा हूँ काका? अरे हम तो मोदी है, वोट देंगे रे, हम तो हमेशा मोदी के रहे, ठीक ले, हम तो मोदी के काका, सुन ले, हम अंधभक्त ना है मोदी के। ठीक है, रुक जाइए। संजीव जी, ये तस्वीरें देखिए और लोगों की आवाज सुनिए। ये दिल्ली की जनता है जो इकट्ठा हुई है बड़ी तादाद में और एक सुर में बोल रही है कि दिल्ली में पानी तो वाकई बहुत खराब है। लेकिन निश्चित तौर पर जनता दुखी है तो निश्चित तौर पर उसका इलाज होना चाहिए। जिस भी इलाके में पानी की तकलीफ है वो बात पहुंचनी चाहिए, और यदि सरकार नहीं सुनती है तो यही जनता है ना, इसी जनता ने सर पे बिठाया है, यही जनता उठा के पटकेगी, तो इसकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए, मेरा मानना यही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी कानों तक आवाज नहीं पहुँचती होगी आम आदमी पार्टी के नेताओं को? देखिए यहाँ की आवाज जो है ना, ये पहुँचने वाली आवाज भी नहीं है। आप समझ रही है कि ये कौन सा आवाज चल रहा है? तो ये सही है, आप अपने अनुसार चूज कर लेते हैं कि ये हमारे बंदे हैं या नहीं है। नहीं, हम किसी के बंदे नहीं, सब हमारे बंदे हैं, सब हमारे अपने लोग हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि दिल्ली की गरीब जो है ना, गरीब खुश है, गरीब को कोई परेशानी नहीं है, गरीब को समय पे राशन मिल रहा है। तिलक नगर इलाके में आइए, तिलक नगर इलाके में आइए, मैं आपको दिखाती हूँ, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। उससे गरीब प्रभावित नहीं होगा। और ये पानी की समस्या इस बार नहीं आई है, हर बार जितनी बार गर्मी जैसे ही शुरू होती है, ये गंदा पानी दिल्ली वाले को पीना पड़ता है, और वो गंदा पानी भी किसी किसी एरिया में नहीं आता है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि गरीब की समस्या नहीं है? पानी पी के कितने लोग बीमार हुए हैं यहाँ पे? पानी पी के कौन? ये तो दिल्ली सरकार जवाब देगी ना, दिल्ली सरकार के पास इसका डेटा होना चाहिए। ये बिल्कुल फर्जी बात है साथिया, ये बिल्कुल फर्जी बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप दिल्ली की जनता को गलत
और फर्जी कैसे कह सकते हैं? हट्टे गट्टे तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है। बीमार कौन है? कोई बीमार नहीं है यहाँ पे, सारे स्वस्थ हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे, ये खूबसूरत। गलत बात, गलत बात, गलत बात सर। मैडम, मेरा सवाल राम मंदिर वालों से, जो राम को ला सकते हैं, वो कब तक नीरव मोदी और उसको दूसरे वाले को, विजय माल्या को लाएंगे? जो राम को ला सकते हैं वो विजय माल्या और नीरव मोदी को कब लेकर आएंगे? अनिल गर्ग जी, सालों से ये सवाल पूछा जा रहा है, जवाब ही नहीं मिलता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अभी प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में कुछ नहीं होने का। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बूढ़े हो जाए और प्रक्रिया जारी रहे। पहले आप ये देखिए कि इससे पहले 2014 से पहले कितने लोग बाहर भाग गए थे, उनमें कितने आए, और उसके बाद 2014 से 2024 तक कितनी प्रक्रिया के तहत आए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात अभी बार बार ये आरोप, बार बार केस तो कपिल सिब्बल सबका लड़ते हैं, केस की कौन सी बात है। दूसरी बात जो अभी बार बार कह रहे हैं कि चुनाव के समय विपक्षी पार्टियों को अंदर कर दिया। आप मुझे बताइए, मनीष सिसोदिया अंदर गया, कांग्रेस ने स्वागत किया था, इसी शराब घोटाले में गया ना, कांग्रेस ने बड़ा अच्छा कहा कि भ्रष्टाचार किया जाएगा। अब समझौता हो गया तो कह रहे नहीं, गलत हुआ। अब मुझे बताओ, एक ही शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया अंदर गया अच्छा था और केजरीवाल अंदर गया तो खराब कैसे हो गया? आप अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो आप विपक्ष में होने का फायदा नहीं उठा सकते। आप विपक्ष में है तो इसका मतलब थोड़ी अपराधियों को बाहर ही रहने देंगे। चुनाव है या नहीं है, अपराधियों की सजा जेल में ही है, अपराधियों की जगह जेल में ही, उनको जेल में ही मिलेगी। जनता की बात कर लेते एक बार फिर से। देखिए, केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता को लूटने का, ठगने का, बेईमान बनाने का काम करा है। और देखिए, एक पे एक सहानुभूति के लिए कभी अंडे बुड़वा देते हैं, कभी जापड़ खलवा देते हैं, और फिर कहते हैं अब कर क्या रहे, अब वहाँ से मैडम के थ्रू सहानुभूति लेना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव। अब यहाँ पहले अपनी पार्टी बचाने की मुश्किल हो रही है उनको, जैसे राहुल गांधी का हाल हो रहा है ना, केजरीवाल का हाल भी वही है। ये केजरीवाल दिल्ली को नरक में डाला है और दिल्ली के बच्चों का भविष्य खराब किया है। एक के साथ एक दारू पिला के दिल्ली की जनता का नाश किया केजरीवाल। ठीक है, इधर से कौन बोलना चाह रहा है? पहले तो सॉरी, मैं नमस्कार करना भूल गया। जी नमस्कार, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी प्रवक्ता आपके पास आते हैं, ये तो 100% है, आपको घोल वो जो आपका डायलॉग याद है जलेबी तक, पर मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूँ, ये एक दूसरे को पढ़ाया गया इनके नेताओं ने कि आप एक दूसरे का गुनाह छुपाइए, उसको निकालिए नहीं बाहर। जितना आप छुपाएंगे उतना बढ़ जाएगा। जितना बीजेपी और मोदी पे अटैक करेंगे तो जनता पे इसका प्रभाव पड़ेगा। यही एक कारण है, ये लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं और घेर लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता को, जो वो बोल नहीं पाता और सुन नहीं पाता। कहना चाहता हूँ मैं, आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस पहले गाली बकती थी, हम इनसे कभी गठबंधन नहीं करेंगे। आज उनके साथ क्यों है? आज उन्हीं के साथ क्यों चुनाव लड़ रही है मिलकर दिल्ली के अंदर? तो बताइए, इस बात का जवाब दीजिए।